हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चैंपियंस, हमारा चैप्टर चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ऑलरेडी हमने क्लास उसमें कर चुके हैं, हमने पढ़ लिया है बेसिक्स ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है वो करंट जो कि डिफरेंट है डायरेक्ट करंट से, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज एंड एवरेज वैल्यूज। तो आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी स्पेशल है, बिकॉज हम क्या करेंगे, अब हम डील करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ विद द हेल्प ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ जी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि फेजर्स। समझेंगे फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे कहते हैं, और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट को। रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, कॉम्बिनेशंस भी होंगे, वो बात की बात है। बट कैसे एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर्स, वो हम समझेंगे। तो मेरे नाम है निखिल, और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्सोमाइट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। फेजर एंड फेजर रिजल्ट्स है ना पूरा। तो पहले समझते हैं फेजर को, ये क्या चीज है। तो फेजर बेसिकली होता क्या है, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। which is rotating, of course rotating vector rotate तो कर रहा होगा, बट वो क्या है यहाँ पे, हाँ। So phasor is a rotating vector that is representing a quantity, that is representing a physical quantity which is varying sinusoidally. आप सिंपल टर्म भी यूज कर सकते हैं, हार्मोनिकली। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हार्मोनिकली वेरी कर रही है, हार्मोनिकली वेरी कर रही है मतलब या साइनसॉइडली वेरी कर रही है, मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि एक ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल है ना, यही पढ़ा था हमने। तो वही चीज है यहाँ पे। तो उसी क्वांटिटी को, यानी हमारे चैप्टर में करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अब एक चीज आ गई है जिसको हम बोलते हैं फेजर। और फेजर एक्चुअली है क्या, रोटेटिंग वेक्टर। अब ये रोटेट कैसे कर रहा है, अब वही चीज मैं पहले लिखना चाहता, विच इज रोटेटिंग with the same angular speed as the angular frequency of the quantity। तो भी फिजिकल क्वांटिटी जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही है उसी स्पीड से, उसी एंगुलर स्पीड से ये वेक्टर जो है रोटेट करेगा। तो थोड़ा एक डायग्राम की हेल्प ली जाए, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। हमने देखा है कि कोई भी साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी कुछ इस टाइप से करती है ना। सो मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम तक जाता है, फिर वापस 0 आता है, फिर रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन, फिर मैक्सिमम तक जाता है बट अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वापस राइज होकर 0 हो जाता है, और यहाँ पर कंप्लीट होती है 1 सेकंड इन दी टाइम पीरियड t। इसको आप चाहे तो t/2 कह सकते हैं। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 0, मैग्नीट्यूड बढ़ा, मैग्नीट्यूड और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फाइनली अपनी पीक को टेक कर रहा है, फिर कम होना स्टार्ट हो रहा है और 0 होता है, फिर नेगेटिव में जाता है, बढ़ना शुरू होता है नेगेटिव के अंदर, पीक को अटेन करता है नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर इंक्रीज होना शुरू होता है और फिर वापसी 0 हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई चीज हो जिसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से बदल रहा हो और जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो चीज रोटेट कर रही हो, वेक्टर रोटेट कर रहा हो, उसको फेजर बोलते हैं। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप इस जीआईएफ को देख सकते हैं, इस इमेज को देख सकते हैं कि आपको क्लियरली बता रही है कि फेजर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है,
चलते हैं एक बार आगे की तरफ। तो फेजर में समझ में आता है। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो हमारे पास जो हमारा चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें फेजर डायग्राम, तो अ डायग्राम that represents the harmonically varying current, कोई कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड alternating voltage with proper phase angle difference between them is called a phasor diagram। एक डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास करंट और वोल्टेज के फेजर्स है, उनके बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है, जो कि मैं फिगर में देख के लेंगे, तो वो भी रिप्रेजेंट करेंगे इस डायग्राम के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। एक और नाम है इसको हम आर्गेन डायग्राम भी कह सकते हैं। अभी दिखता कैसे है इसको समझने के लिए लेट अस से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, यहाँ पे दो फेजर्स बनाते हैं। जैसे एक फेजर है हमारे पास वोल्टेज का फेजर, दिस इज वोल्टेज फेजर। यहाँ पे जो लेंथ होती है फेजर की वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की। देखो अभी हम देख सकते हैं V0 से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, V0 है यहाँ पे, V0 इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर EMF है ना। तो पीक वैल्यू जो होगा वो इस फेजर की लेंथ होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड होगा। ऐसे यहाँ पे हम करंट का फेजर भी एक बार दिखा देते हैं, इससे लेंथ से दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया है करंट का फेजर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I0। ये दोनों ही एंगल बना रहे हैं ओमेगा टी, एंड ये देख रहे हैं दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, करंट और वोल्टेज साथ साथ। अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड छोटा रखा मैंने करंट का, बिकॉज़ ओम्स लॉ तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है ना। सो V0 क्या होगा I0 into R, सो I0 का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स V0 से छोटा आएगा। मोरओवर अगर हम इनका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो दिखाएगा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे हमारे पास है टाइम, ये ओमेगा टी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों दिशा में कोई फेज डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा। V0 और I0 पीक वैल्यूज है यानी लेंथ है उन फेजर्स की। इनका जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे तो हमें करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड ऐसे ही वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड छोटा था जो कि फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। मोरओवर I and V are the instantaneous values of current and voltage respectively। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना। अच्छा मान लेते कोई फेज एंगल डिफरेंट होता है तो वो कैसे दिखा, तो वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेट अस से फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। वही कलर स्कीम को फॉलो कर लेते हैं, वोल्टेज को हम पिंक से दिखा देते हैं। तो दिस इज V0 द पीक वैल्यू वोल्टेज वाला फेजर है ना, और करंट वाला फेजर हम येलो से दिखा देते हैं। सो ये इसलिए आप देख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू करें। बट यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वोल्टेज वाला फेजर तो एंगल बना रहा है ओमेगा टी विद द टाइम एक्सिस, बट जो आपका करंट वाला फेजर है वो कुछ एंगल से थीटा या फाई, जनरली फाई से डिनोट करते हैं, कुछ फाई एंगल आगे चल रहा है वोल्टेज के फेजर से। सो करंट फेजर इज लीडिंग द वोल्टेज फेजर बाय सम फेज एंगल फाई।
इक्वेशन से भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि v जो है दिस इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, ये इक्वेशन में प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। ऑफ कोर्स इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो वीडियो भी आएगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, है ना। एंड करंट i के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं i नॉट sin ऑफ ओमेगा t प्लस वाई, बिकॉज करंट यहाँ पे कुछ फाई एंगल आगे चल रहा है। अब आगे चल रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पर देखें, से दो कार है ना, एक है कार ए जो कि इस डायरेक्शन जा रही है से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एक है कार बी वो भी इस डायरेक्शन जा रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों कार्स के बीच में जो गैप है वो है 2 किलोमीटर का। तो ये हमेशा मेंटेन रहेगा बिकॉज़ दोनों कार सेम स्पीड से चल रही है। कार ए जो है वो पीछे है, कार बी जो आगे है, दोनों के बीच में जो गैप है 2 किलोमीटर का। 1 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे तो भी वो गैप 2 किलोमीटर का रहेगा, 4 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे तो भी वो गैप 2 किलोमीटर का रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे स्पीड दोनों की सेम है। अगर वो बदलते तो फिर तो गैप भी चेंज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार बी इज लीडिंग द कार ए बाय अ डिस्टेंस का डिफरेंस ऑफ 2 किलोमीटर। यहाँ पे कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस का डिफरेंस है या पोजीशन का डिफरेंस है। इसको आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, मास m लेंथ l, एक आपके पास और पेंडुलम है, मैं एक दूसरे कलर से दिखा देता हूं, सेम है ना, बस यहाँ पे क्या पोजीशन का डिफरेंस है, यानी कि दोनों जो हमारे पेंडुलम्स है उनके बीच में एक एंगल फाई का डिफरेंस है, दोनों को रिलीज कर दिया गया। तो ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, हाँ हल्के से आगे पीछे है ताकि आपस में टकरा ना जाए, है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा ये व्हाइट वाला आगे जाएगा फिर रिटर्न मारेगा, येलो वाला उसको फॉलो करेगा। सो ओवर हियर आल्सो पेंडुलम A इज लीडिंग पेंडुलम B बाय सम फेज एंगल ऑफ फाई। A हमेशा आगे चलेगा, B हमेशा उसको फॉलो करता रहेगा, वो कितना पीछे है, फाई एंगल से पीछे। ये अपना रास्ता कंप्लीट करके वापस आ जाएगा, B अभी जा ही रहा होगा, A इधर पहुंचेगा तो B इसको फॉलो करता हुआ जाएगा। तो ये पेंडुलम्स अगर दो हम ऐसे देखते हैं तो वो भी हम समझ सकते हैं कि फेजर्स हमें एक्चुअली क्या बताना चाह रहे थे प्रीवियस डायग्राम। यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही थी, वोल्टेज और करंट सेम चल रहे थे, यानी दो कार्स है दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो हमेशा एक जैसे ही आपको दिखाई देगी हर एक पॉइंट पे, हर जगह पर साथ साथ दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है, ये वही है, कार ए जो है कार बी से कुछ आगे चल रही है, या पेंडुलम ए जो है पेंडुलम बी से आगे चल रहा है बाय अ फेज डिफरेंस। तो ये मतलब था फेजर का और फेज डिफरेंस का। अब ये इंफॉर्मेशन हमें जिस डायग्राम में मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर गेट डायग्राम। यहां तक क्लियर है सभी को? चैंपियंस क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो फिर वो जी मैंने आपको GIF इमेज दिखाई, उसी को जाकर दोबारा रेफर कर सकते हो, कैसे वेव आगे जा रही हो, कैसे भी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो अगर हमें फेजर अच्छे से क्लियर हो गए यहाँ पे, तो आगे मूव ऑन करते हैं और समझना शुरू करते हैं सर्किट्स को, रेजिस्टिव सर्किट को, इंडक्टिव सर्किट को या कैपेसिटिव सर्किट को विद द हेल्प ऑफ फेजर्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये फेजर ही क्यों बीच में आ गए समझाने के लिए, बिकॉज़ होता क्या, जो हार्मोनिकली वेरिंग क्वांटिटीज है लाइक वोल्टेज एंड करंट, है ना, इनका क्या हो रहा है, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम इंस्टेंट के साथ साथ, और इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बीच में आ गई है, और डायरेक्शन जब आ जाती है तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना मुश्किल हो जाता है अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा में फॉलो करें, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए फेजर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज़ अब इन क्वांटिटीज को, वोल्टेजेस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, करंट को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा, बिकॉज़ ऑल दीस फेजर्स विल बी फॉलोइंग द वेक्टर अलजेब्रा। तो ये इसका रीजन है क्यों हम फेजर्स को बीच में लेकर आते हैं इन क्वांटिटीज को समझने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। अब बात कर लेते हैं एसी सर्किट containing only a resistance या रेजिस्टर। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाता है हमारा एक सर्किट जिसमें हमें एक रेजिस्टर लगा हुआ दिख रहा है, हमने इसको दिया एसी का इनपुट। अच्छा, एसी को इस टाइप से दिखाया जाता है, ये आपकी वेव को रिप्रेजेंट करता है, बिगिनर सर्किट
आप चाहे तो की लगा सकते हैं ऑन एंड ऑफ करने के लिए, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज जो आ रही है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, आप E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ईएमएफ के टर्म्स में। E है एक रेजिस्टर R, तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे वही सेम करंट फ्लो करके वापस आएगा। तो एज पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका अगर हम एनालिसिस करें तो एज पर KVL वो क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी इज द नेट potential in this circuit minus I into R is equal to 0। हमारे पास क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी I into R, और सभी सेम चीज कहते हैं। तो I कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। तो V नॉट को जैसे आप R से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ जाती है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन करंट के लिए, ये थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वोल्टेज की। कंपैरिजन करके हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी एंगल बना के चल रही है टाइम एक्सिस के साथ, तो करंट भी सेम वैसे ही चल रहा है। तो वही दो कार वाला केस हो गया, दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, यानी जो भी हमने डायग्राम बनाया था एक्चुअली किसके लिए था, वो इसी के था। तो ओवर हियर वी कैन सिंपली सी we can see that we can see that लिख देने आपको लिखने जरूरत नहीं है, voltage V and the current I are in same phase with each other। वोल्टेज और करंट जो है दोनों सेम फेज में, यानी जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, तब जब सर्किट रेजिस्टिव होगा, प्योरली है ना, कुछ और नहीं लगा होगा, सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा होगा। जब वोल्टेज पीक पर पहुंच जाएगी तो करंट भी पीक पे पहुंच जाएगा, जब वोल्टेज ड्रॉप लेगी मिनिमम पर आएगी, जीरो हो जाएगी, तो करंट भी मिनिमम पे आके जीरो हो जाएगा। ऐसा अब कैसा दिखेगा, तो उसके लिए भी हम बना देते हैं अपना एक वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो पहले अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम तो आप समझ गए, कलर स्कीम अच्छा वही फॉलो कर रहे थे जो हम देखे आ रहे थे, येलो और पिंक भी है ना। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का फेजर, और ये हो जाएगा हमारे पास करंट का फेजर, एंड दोनों ही कितना एंगल बना रहे हैं, दोनों ही एंगल बना रहे हैं यहाँ पे ओमेगा टी, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, हल्का सा ऊपर रखा है ताकि आपको दिखाने के लिए कि वोल्टेज वाला फेजर और करंट वाला फेजर सेम तरीके से चल रहे हैं। तो ये हो गया टाइम, ये हो जाएंगी उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, तो आप अच्छे से देख चुके हैं प्रीवियस डायग्राम में भी, तो यहाँ लिख देते हैं आई वी एंड सो। तो ये वोल्टेज का फेजर वी नॉट आई, ठीक है, सिंपल। तो यानी यहाँ पे दोनों जो फेजर है वो सेम फेज में, फेज एंगल डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री, हम यहाँ कह सकते हैं फेज एंगल डिफरेंस इज 0 डिग्री, रेडियन से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फेज एंगल डिफरेंस को। अब हम इसका वेव डायग्राम बनाएंगे, कलर स्कीम में वापस आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास वोल्टेज का फेजर है कुछ इस टाइप से, अब मैंने फ्री हैंडेडली बनाया है, और आप बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि हाइट यानी मैक्सिमम और जितना यहाँ देंगे उतना ही आपको वहां देना है, एक छोटा और एक बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाती है पीक वैल्यू वोल्टेज वी नॉट, ऐसी ये भी हो जाती है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। स्मार्टफोन कई बार हेल्पफुल होते हैं, बट कई बार गलत चीजें भी यहाँ पे लग जाती हैं। अब जैसे क्लीन ओवर हो गया था तो सब गायब हो गया था, एनीहाउ थैंक्स अनडू का बटन भी यहाँ पर हो गया। सो ये हो गया वी नॉट, है ना। और हमें बनाना है करंट वाला फेजर, तो करंट वाले फेजर के लिए काम करते हैं, पहले लिमिट करते हैं कि कहाँ तक रखना है, तो हम यहाँ तक पीक रखेंगे इसका, ऐसे ही यहाँ तक इसका पीक रखेंगे। अब बना देते हैं, तो कुछ इस टाइप से ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ने अपने पीक सेम टाइम पे अटेन करा,
दोनों ने अपना मीडियम वैल्यू सेम टाइम पर टेक करी, दोनों जीरो सेम टाइम पर हुए, अगेन दोनों जीरो सेम टाइम पर हुए। अब वो टाइम क्या है या वो वैल्यूज क्या है एंगल के टर्म्स में, वो एक बार लिख लेते हैं, है ना। ये होगा 0, साइन दोनों साइन वेव है तो साइन की वेव मैक्सिमम π/2 पे वैल्यू अटेन करती है, sin 91 होता है ना। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई और इनके बीच में आ जाएगा 3 पाई। तो 0 से स्टार्ट हुआ, π/2 पे दोनों पीक पर गए, पाई पर आते ही दोनों ने 0 अटेन करा, 3/2 पर आ गए दोनों ने नेगेटिव वैल्यूज अटेन करी, जो कि नेगेटिव वैल्यूज थी I0 और V0 है ना, और फाइनली 2 पाई पे आके वापस से 0 पे। तो दिस इज दी वेव डायग्राम, आप लिख लेते हैं दिस इज दी वेव डायग्राम। और करंट, अब ये जो वैल्यूज है ये पीक वैल्यू है करंट की, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये पीक वैल्यू होगी करंट की, वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं अभी फिगर को थोड़ा सा साफ रखने के लिए देख रहा हूं, आप चाहे तो इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलते हैं आगे, बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टेंस। ओनली एन इंडक्टर, और ये इंडक्टर भी कैसा है, प्योर है, मतलब प्योर मतलब ये नहीं कोई देसी घी से बना हुआ इंडक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर का मतलब यहाँ पर है कि इसका रेजिस्टिव कंपोनेंट जो है वो हम नेगेटिव रखेंगे, जीरो रखेंगे, उसमें रेजिस्टेंस ऑफ नहीं कर रहा है ना। तो पहले सर्किट डायग्राम हम इसका बनाया जाए। तो दिस इज एन इंडक्टर एसी, एक की लगाते हैं, की को क्लोज करा, V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, फिर से करंट I पासिंग थ्रू इंडक्टर L, और प्योर का मतलब है कि नो रेजिस्टिव नेगेटिव है, वो पिक्चर में नहीं है, ठीक है। तो जब ये वाली वोल्टेज अप्लाई की जाएगी जो कि साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, ऑल्टरनेटिंग नेचर की है, तो वो इंडक्टर है, तो वो अपने हेंसेस लॉ फिर से आ जाएगा पिक्चर में। तो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा L d I by dt, इधर माइनस साइन और माइनस साइन आता है इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ, ये आपको अच्छे से पता होगा, हम पढ़ चुके हैं। तो माइनस L d I by dt। तो अगर हम बात करें एट एनी इंस्टेंट अंडर स्टेबल कंडीशन या अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या होगा, E minus L d I by dt is equal to 0। E मैं यहाँ पे लिखना प्रेफर फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी इक्वेशन ही B की टर्म्स में आ गया, B लिखते हैं, सॉरी ये माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे B लगाएंगे, तो B minus L d I by dt is equal to 0। तो सिंपली हम कह सकते हैं B is equal to L d I by dt। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा डिस्कशन आया V is equal to L d I by dt, तो V upon L into dt is equal to di। अब मेरे को करंट चाहिए तो मैं क्या करूँ, मैं di को इंटीग्रेट कर दूँ, सो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ di, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ V naught sin omega t into dt whole divided by L। तो दैट मींस ये V नॉट बाय L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t इज, हां जी, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos ओमेगा t। तो इसको यहां लिख लें, तो हमारे पास I आ जाएगा V नॉट बाय L, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस बाहर पुट कर लेते हैं, sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस सम where c over here is the constant of integration। ठीक है जी, अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या वैल्यू आप देखते हैं। सो अगर हम बात करें कंप्लीट टाइम पीरियड के 0 से लेकर t तक, तो वहां पे करंट की एवरेज वैल्यू 0। सिमिलरली अगर हम बात करें cos ओमेगा t की, तो cos ओमेगा अगेन साइनसॉइडल फंक्शन,
इसकी भी पूरे टाइम पीरियड की वैल्यू 0, सेकंड्स में होती है, वापस जाके खत्म होती है तो एवरेज वैल्यू 0 है ना। तो एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ देखिए अपने पास करंट क्या आ जाएगा, अपने पास जो करंट आ जाएगा I, दिस इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा L, वेयर इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड cos of ओमेगा t। अब इस माइनस साइन का थोड़ा सा हम रीअरेंजमेंट करते हैं। अच्छा V नॉट बाय ओमेगा L क्या बन जाएगा, पीक वैल्यू I naught is the peak value current, is peak value of voltage divided by omega। तो कुछ ohms law जैसा, यानी कि ये जो ओमेगा L है, ओमेगा L इज द रेजिस्टेंस offered by an inductor to alternating current, और इस ओमेगा L को हम नाम देते हैं XL, which is equal to ओमेगा L, नाम होगा इसका इंडक्टिव reactance। This is known as inductive reactance। आप चाहे तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पर पहले अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t विद अ माइनस। हमारा वोल्टेज वाला एक्सप्रेशन तो चल रहा था साइन में, आपने देखा है यहाँ पे, और करंट वाला एक्सप्रेशन चल रहा है cos में, तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। This is equal to minus of I naught cos omega t can be written as sin of 90 and pi by 2 minus omega t। और ये माइनस साइन पहले से यहाँ पे एक और है, I is equal to I naught sin of omega t minus pi by 2। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है कंप्लीट फॉर द करंट इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टर। I is the instantaneous value, I naught is the peak value, sin omega t minus pi by 2। Hence we can say, compare करके, current lags behind voltage by a phase angle of pi by 2। यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, क्यों पीछे चल रहा है, माइनस pi by 2। तो करंट लैग्स, वोल्टेज लीड्स इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टर। अच्छा वापस आ जाते हैं, तो एक्सेल के नाम हमने यहाँ पे रख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। तो आप कह सकते हो अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट होता तो फ्रीक्वेंसी होती 0, एक्सेल भी आता 0, यानी कि इंडक्टर जो है बिल्कुल भी डायरेक्ट करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, फ्रीली अलाउ कर देगा। बट फॉर एसी के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेल की कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है। इंडक्टर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड मोरओवर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उस ऑल्टरनेटिंग करंट की, वैसे वैसे एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं, तो ग्राफिकली अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक्सेल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, hence it will be a straight line। अच्छा एक्सेल एक तरह का रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट इज आल्सो ओम। तो यहां से भी कंफर्म हो रहा है कि हां ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा है, यूनिट जिसको ओम है। तो ये तो हो गया बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एक बार जरा वो भी तो देख लें इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो पहले अगर फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं, तो वोल्टेज आगे चल रही है, तो वोल्टेज को आगे करते हैं और अपना कलर स्कीम को फॉलो करते हैं। तो ये ही वोल्टेज पीक वैल्यू V नॉट, और उसके बाद हमारे पास आता है करंट। करंट पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, पाई बाय 2 एंगल से पीछे चल रहा है, जो कि मैंने कोशिश की दिखाने की, ये एंगल पाई बाय 2 है। नहीं दिखा तो आप बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे स्केल की हेल्प से। ये एंगल हो गया ओमेगा टी, V is equal to V naught sin of omega t, I is equal to I naught sin of omega t minus pi। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाने के लिए हमेशा इधर है टाइम और इस एक्सिस पे दोनों
वैल्यूज है वोल्टेज की भी और करंट की। तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। वेव डायग्राम की बात करें तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज वाली वेव है वो आगे चल रही है, करंट वाली वेव जो है उसको फॉलो कर रही है, वो लैग कर रही है। तो कैसे होगी चीज, ये होगी वोल्टेज की वेव। इसमें कुछ पॉइंट्स एक बार मार्क कर लेते हैं, जैसे करंट की वेव को फॉलो करेंगे, है ना। तो जब ये जीरो पे था तो करंट नेगेटिव में होगा, जब ये जाएगा वोल्टेज पीक पे तो करंट जीरो को टच करेगा, जब ये वोल्टेज जीरो होगी तो करंट पीक पे जाएगा। तो कुछ यहाँ ले लेते हैं, अभी हम ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को। जब ये वोल्टेज पीक पे चलेगी नेगेटिव डायरेक्शन में तो करंट में जाके जीरो होगा, यानी पाई t/4 पीछे चल रहा है। टाइम पीरियड टाइम की टर्म्स में t/4 पीछे चल रहा है और एंगल की टर्म्स में पाई/2 पीछे चल रहा है ना। और जब करंट जीरो हो जाएगा तब जाके ये सॉरी जब वोल्टेज जीरो हो जाएगी तब जाके करंट जो होगा वो नेगेटिव में पहुंचेगा। तो इसको कनेक्ट करें उसी येलो कलर से जो कि हमारी कलर स्कीम है। तो कुछ इस टाइप से हाइट कम रखिए करंट की, है ना, क्यों रखिए वो इधर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पिंक लाइन व्हिच इज द वोल्टेज and yellow line which is the current. Over here current is lagging the voltage by a phase angle of pi/2, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एंगल है pi/2, ये एंगल है पाई, ये एंगल है 3 pi/2, ये एंगल है 2 टाइम वोल्टेज। इजी, ठीक है। टेंडेंस आपको ये फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीड्रॉ करके देखना पड़ेगा ऐसा क्यों चल रहा है। तो इससे पॉइंट्स को पहले मार्क कर लें तो वेव बनाना थोड़ा सा आसान होगा। रैंडमली एकदम से शुरू करेंगे तो आगे पीछे मिसमैच हो सकता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ दी वेव। चलते हैं आगे, चलते हैं बात करते हैं फाइनली ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। तो एसी सर्किट containing only a capacitor and please see DC मतलब अभी हम आगे जाके देखेंगे भी तो हम इतनी न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंफॉर्मेशन हमें काफी हेल्प करेगी। बोर्ड में भी इवन जेई में नीट के एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, वेव डायग्राम देने में पूछेंगे कि कौन सा सर्किट एलिमेंट है ना, या कोई सर्किट एलिमेंट है उसके लिए वेव डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। वो सब चीजें भी हम करेंगे बट पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से हो जाता है। यहाँ लगाते हैं एसी का सोर्स, एक की लगा देते हैं, आप टैपिंग की का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कैपेसिटर सी। अब होगा क्या, जैसे इसको वोल्टेज मिलेगी V और sin ओमेगा t, तो इसकी प्लेट पहले पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, पहली हाफ साइकिल ऑफ एसी के लिए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। बट जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, इन प्लेट्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब प्लेट बी ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लेट ए वो नेगेटिव हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज की वेव चलेगी वैसे वैसे इन प्लेट्स की पोलैरिटी रिवर्स होती जाएगी, ऑल्टरनेटिव तरीके से इनकी पोलैरिटी रिवर्स होगी। किस रेट पर होगी, जिस रेट की वोल्टेज आप फीड करेंगे। 50 हर्ट्ज की अगर वोल्टेज दे दें तो 50 टाइम्स पोलैरिटीज रिवर्स होगी इस कैपेसिटर की 1 सेकंड में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो रहा है तो करंट भी रिवर्स हो रहा होगा, यानी करंट भी ऑल्टरनेटिंग नेचर की बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू Cv होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। सो Q को लिखा जा सकता है C V नॉट sin ओमेगा t। अब करंट I क्या होता है, करंट I होता है dQ/dt, यानी कि इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो I आपके पास कितना आ जाएगा, V नॉट sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन इज cos ओमेगा t into ओमेगा, और अपने पास एक C पहले से चल रहा था तो C यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना।
एक सी आगे भी लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, v नॉट 1 बाय ओमेगा सी cos ऑफ ओमेगा t, तो I इज इक्वल टू I नॉट 1 बाय ओमेगा सी क्या चीज होगी हम डिस्कस कर रहे हैं, और cos ओमेगा t को हम लिख सकते हैं sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय, यहाँ पे प्लस आ रहा है करंट एक्सप्रेशन में, तो हम कह सकते हैं करंट leads the voltage by a phase angle of pi by 2. pi by 2 phase angle से यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, आप देख सकते हैं करंट के एक्सप्रेशन में we can see ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। फेजर डायग्राम में भी देख लेंगे उसको और वेव डायग्राम में भी देखेंगे, पर पहले ये जो 1 बाय ओमेगा सी इसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो 1 बाय ओमेगा सी का नाम होता है एक्सी, मतलब सिंबल होता है एक्सी, यूनिट होती है ओम, और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट। किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को कोई कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। अच्छा, ये कैपेसिटर की होती है ना, रेजिस्टिव वाला पार्ट नहीं है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज Xc व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। आप Xc को 1/2 पाई म्यू सी भी लिख सकते हैं। अगर डीसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है 0, यानी कि Xc हो जाएगा इंफिनिटी। हम कह सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी को ब्लॉक कर देता है ना, आगे नहीं जाने देता जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एसी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे एक्सी नीचे आता जाएगा, बिकॉज एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ग्राफ भी देख लेते हैं इसको, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो एक्सी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इधर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो यूनिट इसकी भी ओम, फॉर्मूला वही 1/2 बाई म्यू सी, यूनिट ओम मैंने आपको बता दिया है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम एक बार इसका फेजर डायग्राम देखें तो वोल्टेज तो हुई थी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, हमारे पिंक कलर से वोल्टेज V नॉट, और हमारा करंट येलो वाला, और इसको लीड करता हुआ बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय, सो दिस इज द करंट I नॉट, ये एंगल ओमेगा t, ये एंगल पाई। इससे वेरियस वैल्यूज बाकी आप जानते हैं कैसे दिखाना है, ये सब इससे वैल्यूज। So over here I is equal to pi naught sin of omega t plus pi। किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो हमेशा वोल्टेज को लीड करेगा। तो वेव डायग्राम में कैसे लिखेगा, वेव डायग्राम में लिख लेते हैं। तो वोल्टेज की वेव वो तो अपना स्टैंडर्ड है, उसी तरीके से बनेगी, ये होगी वोल्टेज की वेव। बट करंट की वेव इसको लीड कर रही है, तो पहले काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स को मार्कअप कर लेते हैं। अच्छा, करंट कितना लीड कर रहा है, पाई बाय 2 से एंगल की टर्म्स में और टाइम की टर्म्स में t बाय 2, है ना। तो यानी कि जब वोल्टेज 0 थी तो करंट होगा मैक्सिमम पर होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट 0 पर आ जाएगा, जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट होगा अपने पीक को अटेन कर लेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। जब वोल्टेज पीक पर जाएगी तो करंट हो जाएगा वापस से 0, और जब ये 0 होगी तो करंट फिर से पीक पर आ जाएगा। और इनको अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर करंट हाई वोल्टेज से कर्व रखी है, इसको आगे चलाया है, ये देखो इसकी साइकिल बाद में कंप्लीट हो रही है और उसकी साइकिल पहले कंप्लीट हो रही है। So hence we can say current is leading the voltage by a phase angle of pi by 2. So this is current I, this one, this is voltage V. यहाँ पे हमारे पास टाइम, ये है pi by 2, ये है pi, ये है 2 pi, और ये वाला है 3 pi by 2।
करंट और वोल्टेज की वैल्यूज ऑन द y एक्सिस, टाइम on the x axis. So this is how a purely capacitive circuit will change the current in the circuit, है ना? in the मतलब alternating circuit के अंदर करंट कैसे अलग हो जाएगा वोल्टेज से, आगे समझना है. So this is all about the AC circuit containing only a capacitance. तो बेसिक्स थे जिसमें हमने देखा कि कैसे चेंज में आता है बिहेवियर में ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ. इजी तरीका समझने का फेजर डायग्राम, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. डायग्राम्स को बना के देखिए, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो इसी नॉलेज को पूरा हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे. तो प्लीज स्टडी, प्लीज रिवाइज, प्लीज ड्रॉप ऑल योर ओन. ठीक है, खुद से बना के देखिए. डाउट्स आते तो पूछिए कमेंट सेक्शन में. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, बाय बाय.